हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 12 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान के 40 VVI क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है निरंकुशवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है उदारवाद या चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवाद। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है मेटरनिक या चौथा ऑप्शन है मैथ्सिनी। तो यह कथन मेटरनिक ने कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका या चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 ईस्वी में किसने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो 1917 ईस्वी में चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 19 अप्रैल 1919 या तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 या चौथा ऑप्शन है 1 मई 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन या चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रीडर पेस्ट क्या था। पहला ऑप्शन है फसल रोग, दूसरा ऑप्शन है पुष्प रोग, तीसरा ऑप्शन है पंछी रोग या चौथा ऑप्शन है पशु रोग। तो रीडर पेस्ट एक पशु रोग थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। पहला ऑप्शन है सूती मार्ग, दूसरा ऑप्शन है रेशम मार्ग, तीसरा ऑप्शन है हवाई मार्ग या चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मार्ग। तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कानून लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है मक्का या चौथा ऑप्शन है दलहन। तो कानून लॉ द्वारा ब्रिटेन में मक्का का आयात प्रतिबंध कर दिया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है चीन या चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड या चौथा ऑप्शन है भारत। तो यूरोपीय देशों में सबसे अधिक भारत के कपड़े की मांग थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1775 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1790 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1776 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1765 ईस्वी को। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है जेक निकल्स, तीसरा ऑप्शन है जेम्स हरग्रीव्स, या चौथा ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट। जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1930, या चौथा ऑप्शन है 1927। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को भारत पहुंची थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है जैव, या चौथा ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, या चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो दिए गए राज्यों में से गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। पहला ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा, दूसरा ऑप्शन है लेटराइल मृदा, तीसरा ऑप्शन है वन मृदा, या चौथा ऑप्शन है लाल और पीली मृदा। तो दिया गया मृदा में से जो मरुस्थलीय मृदा होती है वह रेतीली और लवणीय होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो मध्य प्रदेश है वहाँ सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है वृक्षों को उगाना, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों को काटना, तीसरा ऑप्शन है वृक्षों की रक्षा करना, या चौथा ऑप्शन है वनों के स्थान पर कृषि करना। तो चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाई गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, या चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है समायवाही संसाधन, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम संसाधन, या चौथा ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल दुर्लभता का कारण है। पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण का अभाव, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वे बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है। पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है कृषि आधुनिकीकरण, तीसरा ऑप्शन है नगरीय और औद्योगिकरण, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव नगरीय और औद्योगिक के कारण पड़ी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणीय उत्पादक है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क या चौथा ऑप्शन है तांबा। तो झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करती है? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक या चौथा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई या चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच, तीसरा ऑप्शन है जर्मन या चौथा ऑप्शन है सिंहले। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1948 या चौथा ऑप्शन 1951। तो श्रीलंका 1948 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1948। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन निर्णायक की भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री या चौथा ऑप्शन है संसद। तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों के विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा संघ सूची के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संघ सूची। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है? पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा ऑप्शन है वर्कर्स पार्टी, तीसरा ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी या चौथा ऑप्शन है नेशनलिस्ट पार्टी। तो उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 2003, तीसरा ऑप्शन है 2004 या चौथा ऑप्शन है 2006। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन सामाजिक समानता या चौथा ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो इनमें से जो अशिक्षा है वह लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है
असंगठित क्षेत्र या चौथा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संगठित क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी या चौथा ऑप्शन है खुली बेरोजगारी। तो किसी क्षेत्र के श्रमिकों में आमतौर पर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मूल्य का मापन, दूसरा ऑप्शन है मूल्य का संचयन, तीसरा ऑप्शन है मूल्य का स्थानांतरण या चौथा ऑप्शन है मूल्य का स्थिरीकरण। तो इनमें से जो मूल्य का स्थिरीकरण है वह मुद्रा का कार्य नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार या चौथा ऑप्शन है संसद। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा ऑप्शन है देश के अंदर होने वाला व्यापार, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय व्यापार या चौथा ऑप्शन है विदेशी व्यापार। तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में आप लोग नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।